Okay, this is JNU's 2018 पेपर ऑफ MA जोग्राफी. ओके, ये लास्ट पेपर था. इसके अंदर अराउंड 60 ऑब्जेक्टिव थे और 40 सब्जेक्टिव मार्क्स थे. इसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, फिर 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया. इसमें कुछ मतलब 20 क्वेश्चन थे जिनके 2 मार्क्स के थे, 80 क्वेश्चन. फिर बाद में 2020 में और चेंज कर दिया, सारे 100 मार्क्स के कर दिया ऑब्जेक्टिव टाइप. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे. सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं. Okay, isotopane refers to. Isotopane are the lines of equal additional transport cost, just like isotems होती हैं. ओके, जस्ट लाइक आइसोटेम्स एंड आइसोटोपेन भी वैसी लाइन्स होती हैं. तो दोनों लाइन वेबर के लीस्ट कॉस्ट मॉडल के अंदर आती हैं. सो अ लाइन ऑफ इक्वल एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज आइसोटोपेन. किसलर की थ्योरी में थ्रेशोल्ड रेफर्स टू. ओके, थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम पॉपुलेशन नीडेड टू ब्रिंग अबाउट अ सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. ठीक है, थ्रेशोल्ड इज द थ्रेशोल्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू मेक अ बिजनेस प्रॉफिटेबल इज द थ्रेशोल्ड. और रेंज बिल्कुल उल्टा होगा बिल्कुल. Range is the maximum distance people can travel to buy a good. So A is correct. Geographers use umland to denote. ओके, अमलैंड का मतलब होता है एरिया कॉन्टिगस टू अ ट्रेड सेंटर. तो अमलैंड बोलो या हिंटरलैंड, ये रूरल अर्बन एरिया हो सकता है. ये कैसे हो सकता है? ये रूरल हो सकता है, अर्बन हो सकता है, पर ये लिंक होना चाहिए उस शहर की से इकोनॉमिकली. व्हेन इट इज़ लिंक इकोनॉमिकली तो हम उसको बोलते हैं अमलैंड, उसके अराउंड का एरिया है. सो सी इज़ राइट. Okay, lower child sex ratio in large urban center in India indicates. ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि लोअर चाइल्ड सेक्स रेशो है. अब पहला है मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन. ये बिल्कुल सही रीज़न है अगर सेक्स रेशो सिर्फ सेक्स रेशो दे रखा हो. ओके, चाइल्ड सेक्स रेशो में किस अलग होता है? बिकॉज क्योंकि मेल जो है माइग्रेट कर लेते हैं अपने गांव से शहर की तरफ, इसलिए जो सेक्स रेशो को बिगाड़ देते हैं. बट फॉर अडल्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड सेक्स रेशो, जो कि 0 से 6 एज के बीच में होता है. और उसका मेन कारण होता है अर्ली जो प्रीनेटल सेक्स डिटेक्शन होता है, उसी की वजह से लोग चेक कर पाते हैं और ड्रॉप कर देते हैं. ठीक है, बेबी गर्ल होने पे. तो सन प्रेफरेंस ऑफ अर्बन कपल्स हैव द टेक्नोलॉजी, जिससे कि वे पता कर सकते हैं कि ये बॉय होगा गर्ल होगा. और ये टेक्नोलॉजी आज भी अवेलेबल है, बैन होने के बाद भी स्टिल इसकी जो असर है देखा जा सकता है, अभी भी दिखता है, यानी स्टिल ये हो रहा है. सो सी इज़ अनफॉर्चुनेटली द राइट आंसर. बाकी सारे ऑप्शन गलत है. पुअर इकोनॉमिक कंट्रीज डज नॉट अलाउ पुअर टू कीप फैमिलीज इन लार्ज सिटीज़. नहीं, ये रीज़न नहीं होगा. अगर फैमिली को नहीं रख सकता तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फैमिली नहीं रखा. तो फैमिली तो पूरे ही होते हैं ना, बच्चे, लड़का भी होगा लड़की भी होगी, किसी का बच्चा होगा बच्ची होगी, तो दोनों को ही नहीं रखेगा. तो उससे फीमेल सेक्स रेशियो को खराब होने का चांस नहीं बनता. इंडिकेटिव ऑफ जेंडर्ड वर्कफोर्स एक तरह से ए जैसा एक पॉइंट है, पर ये भी नहीं होगा. सी इज करेक्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेविटी मॉडल. ग्रेविटी मॉडल जो है ये न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी से लिया गया है, बिल्कुल सिमिलर है उससे. Used to predict degree of interaction between two places. Rest gravity model can be used to measure accessibility. बिल्कुल, ये मॉडल हैगरस्टैंड ने नहीं दिया है. इस मॉडल को राइली ने बनाया. राइली, REILLY. तो राइली हैज़ गिवन दिस माइग्रेशन मॉडल फॉर ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन, नॉट हैगरस्टैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद वेक्टर डाटा. ये पॉइंट्स हो गया, पॉलीगॉन लाइन्स, ये सारे के सारे वेक्टर डाटा पार्ट होते हैं. पिक्सल्स आर रास्टर डाटा. सो डी इज राइट. What is true about remote sensing satellite? ओके, अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देखो कई सारी होती हैं. पोलर भी दो तरह की होती है, मेनली पोलर और जियो स्टेशनरी. अब कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो वी ओनली रिफर टू दी सैटेलाइट जो पोलर होती है, जो पोलर ऑर्बिट के अंदर होती है. हम सिर्फ उन्हीं को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं. बिकॉज एज यू नो पोलर सैटेलाइट का मेन काम क्या होता है? सर्वे करना. ठीक है, नेचर, अर्थ रिसोर्स के बारे में जानना. उसको अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट भी तो बोलते हैं. तो ये सैटेलाइट होती हैं जो पोलर ऑर्बिट में होती है. उसको स्पेशल नाम से हम रिमोट सेंसर सैटेलाइट उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं. कभी कभी ज़्यादातर बार हम ऐसे यूज़ करते हैं कि दे आर टू काइंड ऑफ सैटेलाइट, बट अ लॉट ऑफ टाइम वी यूज़ पोलर फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. और जिस तरह की लैंग्वेज में दे रखी है ना क्वेश्चन में, दे आर पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, दे आर जियो स्टेशनरी, मतलब ऐसे दे रखा है या तो ये चूज़ करो या चूज़ करो. राइट, ऐसे नहीं दे रहे कि ये सारी हैं. तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं लग रहा मेरे को आंसर.
आंसर इसका होगा ए, दे आर पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, बिकॉज बी और सी बिल्कुल सेम ऑप्शन है, नेविगेशन और जियो स्टेशन दोनों सेम काम है, सो ए होना चाहिए ना कि डी. What is true about great circles? Okay, a great circle is formed by passing a plane through the center of the sphere. It is correct. Great circles are used in calculation distance. Shortest distance around the globe, किसी A point से भी जाने पे हो वहाँ पे, तो उसके लिए great circle का इस्तेमाल होता है. So both are true. C is right. Which is not true about cylindrical projection? Okay, cylindrical projection का जो equator है 2 pi r से calculate होता है, बिल्कुल सही है. ऑल मेरिडियंस आर इक्विडिस्टेंस ऑन इक्वेटर. यस, ऑल मेरिडियंस को हम इक्विडिस्टेंट पे ही बनाते हैं. यूरोप इज लार्जर इन साइज देन एक्चुअल और इक्वेटर इज लार्जर देन इन साइज. ओके, इन दोनों में से एक होगा. अब जनरली ऐसी होता है कि इक्वेटर तो हम सही में नापते हैं ना, जो डिस्टॉर्शंस आती हैं वे पोल्स में आती हैं. सो इक्वेटर इज लार्जर, ये पॉइंट कर लेते हैं. यूरोप इज लार्जर इन साइज देन एक्चुअल, ये सही है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. इक्वेटर लार्जर नहीं है. ओके, ये जो वाला प्रोजेक्शन है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ये सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. अब ये कौन प्रोजेक्शन कौन सा है? देखो, पहला प्रोजेक्शन तो आप देखो एक होता है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया. उसके अंदर जो पोल्स होते हैं काफ़ी दबे दबे से दिखते हैं, हमें ऐसा लगता है भाई इक्वल एरिया तो होता है, मतलब उसमें जो साइज़ है प्रिजर्व तो रहता है. मतलब यूरोप जैसे लिखा है ना, यूरोप अपने साइज़ में दिखेगा, बट उसमें दिक्कत ये आएगी, उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी. उसके बाद आपने देखा होगा मर्केटर प्रोजेक्शन, जिसके अंदर यूरोप बहुत बड़ा दिखता है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ा दिखता है. और उसके बीच में कई प्रोजेक्शन बनता है एक, जिसको बोलते हैं हम सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसमें यूरोप थोड़ा सा बड़ा दिखता है लेकिन इन दोनों के बीच में आता है. ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ उसकी इमेज. ओके, सो ये है वाला जो मैं आपको कह रहा था. अब जैसे तो सारे के सारे जो स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर कटिंग हो रही है, एकदम इक्वल साइज़ की होती है ना. मर्केटर में यहाँ पे थोड़ा लंबा स्क्वायर होता है, ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगुलर पोर्शन लगता है, राइट. तो एज यू कैन सी ग्रीनलैंड जो है उतना मोटा नहीं, इतना मर्केटर में है, पर थोड़ा मोटा है. यूरोप भी अपने साइज से थोड़ा बड़ा है, तो ये है, इसको इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन भी कह देते हैं. ओके ओके, विच वन इज द रिलेटिव मेजर ऑफ इनइक्वालिटी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक रिलेटिव मेजर है, बाकी सारे एब्सोल्यूट हैं. ओके, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट रिमोट सेंसिंग और जीआईएस ऑफ टुडे? ओके, इन दोनों को की हेल्प से हम 3D मॉडल बना सकते हैं. यस, रेगुलर अपडेट ऑफ डाटा इज पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल. यहाँ पे 2 ऑप्शन है, थोड़े कन्फ्यूजिंग है वैसे. लैंड यूज़ कैन बी चेंज और पॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड. अब लैंड यूज़ कैन बी चेंज का मतलब इसमें है क्या? लैंड यूज़ मतलब मेनली मुझे जो लग रहा है भी है कि आप कहीं एक जगह लैंड यूज़ हुआ, चेंज हुआ, तो आप उसको अपने GIS सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड लैंड यूज़. आपने चेंज कर दिया, तो यस, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल. पॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पोल्यूशन को आप GIS सॉफ्टवेयर पर नहीं देख सकते, ना ही उसे मेजर कर सकते हो. पहली बात तो आप देख तो सकते ही नहीं हो कि कहाँ कहाँ कौन सा कितना पोल्यूशन है. ठीक है, ये आपको पता लगेगा जब कोई बताएगा. इट कैन ओनली बी डाटा जो है ना पोल्यूशन का, ओनली कैन बी एंटर्ड. पे आप मेजर नहीं कर सकते, उसके मेजरिंग के लिए अलग इक्विपमेंट्स होते हैं. सो पोल्यूशन कैन नॉट बी मेजर्ड. डी इज करेक्ट. ओके, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट GPS? Okay, it is used to determine position accuracy. It is right. It consists of constellation of 24 satellites. जब शुरू हुआ था GPS, जब 24 सैटेलाइट्स थी, लेकिन अब इस समय 31 सैटेलाइट्स हैं जिस पर GPS काम करता है. So B is the right answer. US system is called GPS, while Russian is called GLONASS. That is right. Signal from 4 satellites are used to determine a 2-dimensional position. Yes, किसी भी पोजिशन हो पे जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, लैट लॉन्ग्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं. 4 सैटेलाइट से पक्का हो जाता है कि हाँ वे बंदा इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली है. ठीक है, तो डी भी सही है. ओके, सो इसका आंसर होगा बी. ओके, जिस तरह से मैंने इसमें लिखा हुआ है ना कि US का GPS होता है, रशियन का GLONASS, हर एक कंट्री का अपना एक GPS सिस्टम होता है. सिमिलरली यूरोप हो गया, पूरा का पूरा यूरोप गैलीलियो पे वर्क करता, उसका जो सिस्टम है वो गैलीलियो है. चाइना का बेइदू है. ठीक है, बेइदू, गैलीलियो, ग्लोनास और GPS, ये चारों इंटरनेशनल सिस्टम है, प्लस 2 जो है रीजनल सिस्टम है, जिनमें से एक है इंडिया का IRNSS, जो कि इंडियन रिमोट ऐसी कुछ है ना, IRNSS. और दूसरा वाला है नेविक, नहीं इसी का नाम है नेविक. IRNSS का ही नाम है नेविक, जो कि इंडिया का है. और दूसरा है QZSS, जिसका है क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम ऑफ जापान.
सो QZSS जापान का है और नेविक इंडिया का है। ये दोनों रीजनल सिस्टम है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंडिया वाला है, उसमें करीब 7 सैटेलाइट्स हैं। ओके ओके GPS जो है ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे होती है सैटेलाइट इसकी, ना ही इसकी जियो स्टेशनरी पे होती है ना ही पोलर पे होती है, मीडियम में होती है, जो कि करीब 20,000 किलोमीटर ऊपर है। ओके दैट्स अ स्पेशल थिंग अबाउट GPS। नेक्स्ट, consider the following about global warming and mark the incorrect. An increase in global temperature, yes it is correct, यही होता है जो concentration of greenhouse gases resulting from human activities, ये भी सही है। ओके डी है ग्लोबल वार्मिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज बाइंडिंग ऑन ऑल कंट्रीज सिंस 1987, ये वाला पॉइंट गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग था किन कंट्रीज में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज थी, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन पर बाइंडिंग नहीं था। बाइंडिंग का मतलब होता है कि कुछ बाइंडिंग गोल्स दिए गए थे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डालना, आप कुछ एक्स्ट्रा करना है, जैसे कि आपको जो आपने डैमेज किया है एनवायरनमेंट को, क्योंकि आप डेवलप हो चुके हो, ठीक है, इस रेस के अंदर आपने इतना ज़्यादा उसको डैमेज कर दिया कि यू हैव टू पे फॉर दैट। डेवलपिंग कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं, सो देवर उनको छोड़ देगा, राइट। सो इट वॉज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल कंट्रीज, मैनी कंट्रीज की कहीं पे बाइंडिंग था। इवन US से जो डेवलप कंट्री है उसने खुद उस पर साइन नहीं करा था, उसको ने रेटिफाई नहीं करा उसको, तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग। सी इज करेक्ट। Who is not connected with the concept of human ecology? H.H. Barrows, we know, is he declared human ecology as ओके ही डिक्लेयर्ड जोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। ओके बाकी जो नाम मैंने देखे उसमें ए हॉली, इसने भी एक बुक लिखी हुई है ह्यूमन इकोलॉजी पे। रॉबर्ट पार्क इज ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन इकोलॉजी। द ओनली पर्सन इज नो जो नहीं है वे नील स्मिथ, सो डी इज करेक्ट। ओके काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत अजीब सा, पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देता है JNU। ये वाला पेपर है ही बहुत ही टफ है। Okay, cartographic scale is crucial in geography. Okay, what is not true about cartographic scale? Cartography refers to representation and abstraction. Yes, इसका मतलब refers का मतलब है कि इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन दिखाता है, ये करेक्ट है, ठीक है। ये जो बी वाला ये गलत है। ओके स्किल इंडिकेट्स व्हाट कैन बी शोन व्हाट कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप, ये एकदम सही है। क्या हम शो कर सकते क्या नहीं कर सकते। स्किल छोटा होगा तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, स्कूल अगर बड़ा होगा, लार्ज स्केल मैप होगा, तो काफ़ी कुछ हम शो कर पाएंगे उस पर। स्केल इज रेशियो एंड फ्रैक्शन, ये भी सही है। ओके ए वाला भी सही है। ए में और बी में आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं, पर ए वाला भी सही है। सो स्केल डिनोट्स द टाइप ऑफ प्रोजेक्शन यूज करो। प्रोजेक्शन कौन सा यूज़ करना है ये स्केल डिसाइड नहीं करता, चाहे हम कितना कौन सा भी स्केल का मैप यूज़ करें, इट डज नॉट टेल कि कौन सा प्रोजेक्शन यूज़ करना। सो बी इज करेक्ट। टोपोग्राफिकल शीट ऑफ सर्वे इज, ये एक टाइप ऑफ पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन है, सो बी इज करेक्ट। प्रोड्यूस्ड एट अ 1 to 1 10,000 स्केल, नहीं स्मॉलेस्ट स्केल जो हम यूज़ करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द बुक जो NCERT में लिखा हुआ है, ये भी है 25,000 का जो होता है, 1:25,000 ये लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट शीट का साइज है ये, इट इज़ नॉट 10,000। 3 dimensional अर्थ इज कन्वर्टेड टू टाइम डायमेंशन बाय यूजिंग अ प्रोजेक्शन। Which one of the following is not true about Heather graph? This is a type of climatic graph. Yes, ये climate graph है। ये डिपेंड करता है precipitation है हायर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। हीदर ग्राफ यानी हीदर का मतलब है कि HY स्टैंड फॉर रेनफॉल एंड थर से टेम्परेचर आ गया, तो एक तरह से ये रेनफॉल बताएगा और प्रेसिपिटेशन दोनों सेम हो गए ना, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, सॉरी। ओके इट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, नहीं ये मॉइस्चर मेजर नहीं करता। मॉइस्चर मेजर करने के लिए हमें ह्यूमिडिटी वाला नापना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी वाला एक क्लाइमोग्राफ भी अलग है। इट इज़ फर्स्ट यूज बाय ग्रिफिथ टेलर, यस ये यूज़ करा गया था। ये RL सिंह वाली जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसमें दे रखा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर कि ये नॉट ट्रू है। ओके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मुझे वाला क्वेश्चन जो है ये गलत लग रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्योंकि ए जो है इट इज़ नॉट, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन, आई डोंट थिंक इट इज़ ए कॉनिकल प्रोजेक्शन। तो इसका आंसर होगा ए कि ये कॉनिकल प्रोजेक्शन नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, बिल्कुल है। ओके ये प्रोजेक्शन यूज़ होता है टू शो पोलर रीजन्स, यस ऑर्थोग्राफी का यही काम है। स्केल इज टू एट सेंटर, बिल्कुल स्केल सेंटर में ट्रू होता है और बाकियों में उसके अराउंड जो है डिस्टॉर्ट करता है। तो आई थिंक BCD गलत सही है और
ये गलत है, तो क्वेश्चन को चेंज करके ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज ट्रू अबाउट गल्फ स्ट्रीम? ओके, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट. यस, ओरिजिनेट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ट्रैवल करता है ओके न्यू फाउंडलैंड तक. बिल्कुल सही. द रीजन विच वेयर इट कल्मिनेट्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मरीन रिसोर्स रीजन. यस, बहुत सारी मरीन रिसोर्स मिलता है वहाँ पे. तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, टी. नॉट ट्रू अबाउट नोमोनिक प्रोजेक्शन. तो नोमोनिक प्रोजेक्शन है पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन. यस इट इज. इक्वेटर इज ड्रॉन एट एज अ ग्रेट सर्कल. ओके, बी वाला इनकरेक्ट है. स्केल इज एक्सजरेटेड एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट पोल. जस्ट लाइक ऊपर वाला जो ऑर्थोग्राफिक था, सेंटर में पोल के आसपास स्केल सही है, तो कि अराउंड उसको एक्सजरेट करता है, तो ये सही बात है. ऑल ग्रेट सर्कल्स आर ड्रॉन एज स्ट्रेट लाइन्स एंड यूजफुल फॉर नेविगेशन. जस्ट लाइक मर्केटर नेविगेशन में यूज़ होता है ना, नोमोनिक भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि सारी ग्रेट सर्कल्स यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती हैं. तो एविएशन में काफ़ी इस्तेमाल होता है नोमोनिक प्रोजेक्शन, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट रूट बताने के लिए नोमोनिक प्रोजेक्शन इज़ वेरी गुड फॉर दैट. बी जो है इक्वेटर इज ड्रॉन एट ग्रेट सर्कल. नो, इक्वेटर ग्रेट सर्कल की तरह नहीं दिखाया जाता, ऐसा कुछ नहीं है. तो आई थिंक बी इज राइट. A form of interaction among plant species in which a toxic substance released by the root of one species inhibit the growth of other plant is called what? और इसको बोलते हैं एलिलोपैथी. तो एलिलोपैथी में क्या होता है कि एक प्लांट कुछ बायोकेमिकल्स छोड़ता है. अब ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और ये थोड़े हार्मफुल भी हो सकते हैं. ठीक है, मेनली ये प्लांट्स करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट्स. ठीक है, तो डेट्स वाई वे करते हैं एलिलोपैथी. इसका लिटरल मीनिंग होता है म्यूचुअल सफरिंग, की साथ साथ सफरिंग करना. ओके, ताकि अपना जो जहर है एक तरह से दूसरे में फैलाना. ओके, द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड टू मेजर लैंड बायोम्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? ओके, इन द परसेंटेज अरेंज इन डिसेंडिंग. ओके, यहाँ पे लिखो एरिया, उस बायोम का परसेंटेज एरिया पूछा है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, ऐसा मैंने बहुत बार पढ़ा है कि बोरियल जो है ये सबसे लार्जेस्ट लैंड बायोम है ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ठीक है, करेक्ट बात है. लेकिन यहाँ पे लैंड पूछा है, और इसलिए मुझे लगता है कि लैंड बाय लैंड बोरियल जो है 11% ऑफ द अर्थ है. सवाना जो है उसी तरह 20% ऑफ द अर्थ है. सवाना काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सवाना एक तरह का ट्रांजिशन जोन है. ओके, सवाना क्या है? सवाना इज़ मेनली, यहाँ पे वुडलैंड भी होते हैं, ग्रासलैंड भी होते हैं. ठीक है, तो इट्स अ ट्रांजिशन जोन. 20% एरिया कवर करता है. आई थिंक सवाना इज़ द नंबर 1. देन कम्स बोरियल, देन कम एरिड और सेमी एरिड, फिर पोलर. ठीक है, एरिड सेमी एरिड एक तरह से इन दोनों को अगर मिक्स कर दो तो एक डेजर्ट बायोम बन जाता है. डेजर्ट बायोम भी करीब 20% ही कवर करता है अर्थ का. आई थिंक नो, एक्चुअली पूरे के पूरे जो डेजर्ट है, जो हॉट डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं, करीब 20% कवर करता है. तो उस डेजर्ट के अंदर ही कुछ बनेगा बायोम, तो कमी होगा ऑफ कोर्स. तो आई थिंक बोरियल आएगा पहले और फिर एरिड आएगा, फिर पोलर आएगा. तो सी इज करेक्ट. At the equator east-west, the velocity of an object on the surface is about 1700 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ओके. इक्वेटर पे जो डिस्टेंस रफ्तार है 1700 किलोमीटर पर आवर. ये कौन सी स्पीड है? ये रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ है. अर्थ रोटेट करती है 1670 किलोमीटर पर आवर से. तो करीब करीब इतना देर 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. तो बता रहा है कि इक्वेटर पे किसी चीज़ की स्पीड है 1700 किलोमीटर. किसकी स्पीड है? विंड की स्पीड है. विंड की नहीं, मतलब अर्थ की स्पीड है. तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स द वेलोसिटी विल बी हाफ. तो अर्थ की घूमने की रफ्तार आधी कहाँ होगी, कौन से होगी? ओके, तो ये 45 डिग्री नहीं होगा. ठीक है, इतना सिंपल तो आंसर क्वेश्चन होगा नहीं. तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए हमें कॉस का हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके, यहाँ पे कॉस दे रखा है. वही जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता था, उसमें से एक कॉस जिसका डिग्री है 0, 30, 45, 60, 90. ठीक है, और हर एक का एज यूर नंबर होता है. तो 45 का हम देखेंगे तो यहाँ पे आता है √2/2, जो कि एक्चुअल में ट्रूथ नहीं है. हमें हाफ चाहिए था, राइट? हाफ हो जाए स्पीड. हाफ करने के लिए 60 डिग्री पे होता है. तो कॉस हाफ कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे होगा. तो इसका आंसर भी होगा एट 60 डिग्री. जो स्पीड है किसी भी चीज़ की, वे हाफ हो जाएगी देन इक्वेटर. ठीक है, स्टार्ट होती है 1 से, लास्ट में जाएगी 0 तक. ओके, 60 डिग्री इज द आंसर.
Which of the following scientists invented the Foucault pendulum to publicly demonstrate the Earth rotates? Foucault pendulum किसने demonstrate करा था? Answer is D. John Bernard Leon Foucault. Yes, it is that easy question. Okay. Which of the following numbers is considered the standard sea level pressure in the mercurial barometer में 76 सेंटीमीटर का जो तो नॉर्मल सी प्रेशर में जो मरकरी की हाइट होती है, बैरोमीटर जो होता है ना, वो एक तरह से एक लंबी ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसको जो मरकरी के सॉल्यूशन के ऊपर रख देते हैं, उसकी हाइट जो मरकरी जो है रखता है 76 सेंटीमीटर पे रखता है नॉर्मल सी लेवल प्रेशर पे, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहेगी पर 76 सेंटीमीटर इज द आंसर. Which of the following is not essential element in distinct combination of air mass? एयर मास को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? यहाँ पे पहला तो देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. यस, ह्यूमिडिटी से करते हैं और टेम्परेचर से करते हैं. टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, जैसे कि वार्म एयर मान ले, कोल्ड एयर मास, ओके. और ह्यूमिडिटी से करते हैं कि भी कॉन्टिनेंटल है या पोलर है, नहीं सॉरी, कॉन्टिनेंटल है या मैरीटाइम है. मैरीटाइम हुआ तो उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. और एनवायरमेंटल एब्सोल्यूट ये भी करते हैं कि एयर मास अनस्टेबल है तो उससे लैप्स रेट का भी फर्क होता है. प्रेसिपिटेशन कितनी बारिश कर रहा नहीं कर रहा, ये फालतू चीज़ है, तो प्रेसिपिटेशन इज आंसर. ओके, इसमें से पूछा हुआ है कि मेनली क्वेश्चन पूछ रखा है कि मतलब बारिश ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है. इसका आंसर है सी. लैंड रिसीव मोर वाटर देन प्रेसिपिटेशन. तो लैंड जो है जितना पानी इवेपोरेट होता है उससे ज़्यादा पानी उसको मिलता है बाय बारिश, ठीक है. इवेपोरेट कम होता है, मिलता ज़्यादा है. तो ओशन जो पानी है स्पेशली वे भी ऐड होकर लैंड पे आता है. रीज़न क्या है? रीज़न मेन तो कारण यही है कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है. बादल बनते हैं और माउंटेन को टकराते हैं और बारिश करते हैं. सो लैंड रिसीव्स मोर वाटर देन ओशन. सो सी इज करेक्ट. ओके, oil shale is believed to be tremendous source of hydrocarbon fuel it holds. Okay, which two of the following are the main component of oil shale, particularly Rocky Mountain regions? तो ऑयल शेल जो होता है उससे भी हम काफ़ी सारा ऑयल निकाल सकते हैं. ये कमर्शियल क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड ऑयल अलग होता है, ठीक है. तो ऑयल शेल में क्या मिलेगा? अब जनरली लोगों को लगा कि शेल या पेट्रोलियम, बट पेट्रोलियम इज अ डिफरेंट कंपाउंड. ओके, शेल जो है भी अलग है. शेल ऑयल जो बनता है उसमें मेन कंपाउंड होता है कैरोजन. कैरोजन एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि रॉक के अंदर होता है. इसी के साथ इसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर कैरोजन हो गया, बिटुमेन हो गया, ये सब मिलते हैं. अब ये जो है इसको पेट्रोल मिल तो सकता है इससे, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंथेटिक मेथड, हीटिंग के प्रोसेस से. तो इट इज़ नॉट पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का डिफरेंट कंपाउंड है जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है. तो इसका आंसर वो नहीं होगा पेट्रोलियम. इसका आंसर होगा बी, शेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट. शेल भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और बाकी पत्थर भी होते हैं, ठीक है. अब इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका जो एक्सट्रैक्शन है थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, ठीक है. अब ऐसी इसी तरह एक और ऑप्शन मुझे मिला नेट पे, शेल ऑयल. एक तो होता है शेल ऑयल और एक होता है शेल ऑयल बेयरिंग शेल, राइट. अब पहले बात तो देखो दो चीज़ होती है, एक होता है ऑयल शेल, एक होता है शेल ऑयल. शेल ऑयल होता है शेल का जो ऑयल है, और ऑयल शेल होती है जिस पत्थर से ऑयल निकलता है शेल वाला. दोनों में डिफरेंस है. और एक और है ऑयल बेयरिंग शेल. तो ऑयल बेयरिंग शेल है, इसमें पेट्रोलियम मिलता है, ये एक अलग पत्थर है. ओके, थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया, सॉरी. इसको अलग रखते हैं. आंसर इसका बी है. ओके, अकॉर्डिंग टू मर्फी इंडोगेनेटिक प्लेन्स आर पार्ट्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल रीजन्स. ओके, ये क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला. आई डोंट नो हु इज मर्फी, विच क्लासिफिकेशन ही डिड, ठीक है. मुझे कहीं नहीं मिला, काफ़ी सर्च करा मैंने. वर्ल्ड स्ट्रक्चरल रीजन कौन से रीजन दिए पता नहीं मुझे, पर अपना गैस वक्त से हम लगाते हैं इसको. अब लगेगा शील्ड्स, गोंडवाना और लोरेशियन शील्ड, ठीक है. तो शील्ड्स, तो पहली बात तो शील्ड्स जो होते हैं जिन्होंने बहुत ही टेक्टोनिक हार्ड सरफेस होती है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्ट्रक्चर होता है शील्ड्स, ठीक है. तो ये तो नहीं होने चाहिए. कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ठीक है. अब सब में थिंक कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्यों, क्योंकि गंगा इंडोगेनेटिक प्लेस में शेल्फ्स की क्या बात है, तो कॉन्टिनेंट में तो कोस्ट पे होते हैं. बट एज वी नो कि पहले गंगेटिक प्लेन्स जो थे, इंडिया एक आइलैंड था, तो फिर आई थिंक कॉन्टिनेंट का आसपास का रीजन शेल्फ हो सकता है. सेडिमेंट्री कवर्स आउटसाइड शील्ड एक्सपोजर, शील्ड एक्सपोजर की बाहर है सेडिमेंट्री कवर्स है. ओके, तो जनरली हम चांस लेते हैं, जनरली जो लंबा सा आंसर होता है आंसर सही होता है. तो मे बी ए सही हो, बी सही ना हो इतना. आई थिंक ए इज करेक्ट.
Scarification is a term used for, it is the land disturbance primarily produced for the purpose of extracting mineral resources including accumulation of waste material. ठीक है, जितना भी हम मिनरल रिसोर्सेज के लिए माइनिंग करते हैं, स्पेशली मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम स्कैरिफिकेशन करते हैं. हम वी स्कार द अर्थ, सो स्कैरिफिकेशन. ओके, फ्लोस्टोन इज अ टिपिकल फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग. फ्लोस्टोन होता है कास्ट लैंडफॉर्म में. फ्लोस्टोन तब बनते हैं जब इट्स लाइक अ मास ऑफ वाटर मूव, ओके नॉट अ मास ऑफ वाटर, जब पानी जो है अलॉन्ग द फ्लोर या फिर दीवार पे चलता है, कि उसकी दीवार से नीचे आता है फिर फ्लोर पे चलता है, एक शीट लाइक अ शीट लाइक डिपॉजिट हो. ठीक है, तो एक तरह से ये जो फ्लोस्टोन है एक शीट लाइक डिपॉजिट मिलता है जब पानी जो है अपने सेडिमेंट्स को लेके ऐसे फ्लो करता है. तो उसका आंसर होगा कास्ट लैंडफॉर्म. मोनाट रॉक वॉज गिवन बाय जो द फॉलोइंग. ओके, मोनाट रॉक जो है, बैंक तो दे नहीं सकता, बैंक ने कुछ क्यों देगा. मोनाट रॉक जो है ना, ये जो वर्ड है, पहली बात ये आया है माउंट मोनाट रॉक से, जो कि यूएसए में एक माउंटेन का नाम है. यहाँ पे एल्सिकिंग जो कि एक यूके इंग्लिश जोग्राफर है, ही वर्कड इन साउथ अफ्रीका टू, सो ही इज़ नॉट रिलेटेड टू मोनाट रॉक. गिलबर्ट एंड डेविस ये दोनों यूएसए के ये हो सकते हैं. अब गिलबर्ट की मुंह से कभी मैंने नहीं सुना मोनाट रॉक का काम. ये पहली बार अपनी थ्योरी में WM डेविस ने दिया था. मे बी उससे पहले भी कुछ जोग्राफर यूज़ करते हो, बट डेविस वॉज द फर्स्ट वन जिसने पहली बार इसको यूज़ करा. कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं कि मोनाट रॉक वॉज कॉइंड बाय डेविस, बट इट वॉज फर्स्ट यूज्ड more famously by Davis, so C is correct. Oscillatory waves are generated by which of the following? Okay, I don't know this question, but ऐसा लग रहा है कि oscillatory waves जो हम पहले बात तो ओशन में जो हम वेव्स देखते हैं ना, oscillatory waves वही होती हैं, ओशन की जो वेव्स होती हैं. oscillatory का मतलब होता है a motion repeats itself, वेव्स आती हैं वेव्स जाती हैं. ठीक है, पर्टिकुलर मैटर जैसे कि होता है ना, मोशन मतलब मास ऑफ वाटर है, दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मूव करते रहते हैं. कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता वाटर का, सिर्फ एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट होता है. एनर्जी इधर से उधर जाती है, पानी वहीं का वहीं एक गोले के रूप में घूमता रहता है. तो डैट इज ऑसिलेटरी वेव्स. अब मुझे लगता है कि टाइड्स ऑसिलेटरी वेव्स होते हैं, क्योंकि टाइड्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा उठता है और पूरा का पूरा जो वाटर का मास है वो मूव करता है. तो आई डोंट थिंक इट्स टाइड्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन, आई डोंट थिंक ये भी है. मुझे लग रहा है विंड्स हैं, आई एम नॉट श्योर. आई नो कि विंड्स घूमती हैं सीधे डायरेक्शन में, बट आई थिंक इट इज़ विंड्स. ठीक है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करना प्लीज़. डेल्टा रिजम्बलिंग द शार्प टूथ इज कॉल्ड अ कस्पिड डेल्टा. शार्प टूथ पे डेल्टा होता है. इसमें जैसे कि टाइबर रिवर और इटली एब्रो रिवर और इसमें वहाँ पे है. इसमें कहते हैं मटेरियल जो होता है डेल्टा का स्प्रेड आउट कर देती है बाय वाटर वेव्स. ठीक है, इसको एक शेप दे देती है बिल्कुल लाइक अ शार्प टूथ, कस्पिड डेल्टा. Which of the following is the world's oldest and deepest freshwater lake? It is Lake Baikal, located in Russia. The deepest freshwater, not the deepest freshwater lake है. W.M. Davis, evolution of landforms. Okay, under action of running water constitutes. Okay, running water एक standard cycle होती है, ठीक है, fluvial cycle. पर ये modified होगी under which condition? ये modified होगी climatic conditions. ठीक है, ऐसा कहा गया कि क्लाइमेटिक कंडीशन में ये डिफर कर सकती है. ओके, यहाँ पे अब दे रखा है कि ह्यूमंस बीइंग बहुत कुछ लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, फूड, वाटर. कौन सा ज़्यादा लेते हैं कौन सा कम, हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में रखना है. ओके, अब पहली बात ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग है. ऑक्सीजन जो है देखो, वी ह्यूमन बींग्स टेक्स करीब 11,000 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी टाइम. अब इस 11,000 लीटर में से 20% 11,000 एयर लेते हैं. 11,000 एयर में से 20% ऑक्सीजन होती है, एस 20% हम अंदर लेते हैं, 15% हम बाहर छोड़ते हैं. तो एक तरह से सिर्फ 5% ऑक्सीजन हम यूज़ कर पाते हैं, राइट. तो जब हम छोड़ते हैं बाहर तो 15% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 5% CO2 छोड़ते हैं. सो व्हेन वी एक्चुअली हम ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं जब हम रिस्पायर कर रहे होते हैं. तो एक तरह से 5% यूज़ कर पाते हैं ऑक्सीजन को. तो मतलब वी डेली यूज़ 550 लीटर्स ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स ऑक्सीजन हो गई. ओके, इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है ऑक्सीजन के बाद, तो वह आएगा वाटर का और फिर आएगा फूड का. पहली बात तो वाटर हम 2 लीटर लेते हैं, खाना उससे कम ही खाते होंगे. सपोज कोई ज़्यादा भुक्खड़ है, ज़्यादा खाता है, कोई नहीं, जितना भी खाता हो, अगर वे 2 लीटर सपोज 2 लीटर पानी पीते हैं, 2 किलो 3 किलो खा जाता है आदमी, तो उस जो खाना खा रहा है उसमें भी तो पानी ही होता है मेनली. तो इसलिए वाटर का कंपोर्शन ज़्यादा होगा. तो इसका आंसर होगा पहले फूड, फिर वाटर और फिर ऑक्सीजन. इट इज़ करेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा सही है.
तो ये जो है डायग्राम ये दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन। ये जो कट्स दिख रहे हैं आपको नीचे, एक ये होना तो बिल्कुल सपाट होना चाहिए था, लेकिन जरा सा नीचे से कट रहा है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो सी इज राइट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो कौन सा होता? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो उसका आंसर होता स्टेशनरी पॉपुलेशन, नॉट स्टेबल। स्टेबल नहीं होगा, स्टेशनरी पॉपुलेशन होता। अब क्या करें, ऐसी डायग्राम मतलब मैंने नेट पे देखा था, उसमें सेम यही टर्म्स यूज़ करते हैं और आपको टर्म्स यही यूज़ करनी है। आपको लग रहा होगा स्टेशनरी स्टेबल सेम है, सेम क्या फ़र्क पड़ता है, पर नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट इस क्वेश्चन में तो ऐसी है। सो कॉन्ट्रैक्टिंग इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नेशनल पार्क इज करेक्ट? ओके, ईस्ट टू वेस्ट लगाना है हमें, ठीक है। सबसे ईस्ट में है बलपक्रम जो कि मेघालय में है, ओके। दाचिकाम सबसे वेस्ट में है। अब पेंच और पीन वैली जो कि हिमाचल में है और पेंच एमपी में है, ये कंफ्यूजिंग है। दाचिकाम तो जेएनके में था। तो इसमें से सबसे इधर वाला जो है ईस्ट में वो है पेंच और फिर आता है पेन वैली। तो 40 का जो आंसर होगा ये होगा डी, ठीक है, 4132। ओके, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में। ओके, एग्रीड ऑन हाउ मैनी प्रिंसिपल्स? 26 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ट्राइब्स, जैंतिया ट्राइब्स, गारो खासी जैंतिया मेघालय, थांगकुल नागा आर फ्रॉम मणिपुर। नागा लोग हैं पर मणिपुर में भी रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ की नागालैंड में रहे होगा। चेंचूज आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड बेगाज आर फ्रॉम एमपीज। तो 42 का आंसर है बी। Which of the following stated the highest contribution to ST population? ओके, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया। जब तक आपको पूरी लिस्ट ना याद हो ना, आप कर नहीं सकते। अब एसटी पॉपुलेशन को अगर आप देखो ना, तो सबसे ज़्यादा तो देखो एमपी में होती है, 15 मिलियन है। फिर महाराष्ट्र में है 10 मिलियन, फिर उड़ीसा में 9 मिलियन, राजस्थान 9 मिलियन, फिर जाके इन स्टेट्स का नंबर आता है। तो बेसिकली तो टॉप मोस्ट भी नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया गया बस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात, जिसमें 8 मिलियन है। उसके बाद आता है झारखंड 8 मिलियन, फिर आता है छत्तीसगढ़ 7 मिलियन एंड देन कम्स आंध्र प्रदेश 5.9 मिलियन, ठीक है। इवन इफ आपको इनकी पॉपुलेशन भी पता हो या फिर इनके परसेंटेज ही पता हो ना, कितना एरिया है इनका, कितनी यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है, फिर भी आप उसको कैसे नहीं कर सकते। कितना हार्ड क्वेश्चन आप सोच सकते हो ये, ठीक है। गुजरात और झारखंड में बहुत ही कम फर्क है। विच ओके हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, ओके परसेंटेज में पूछा है तो किस स्टेट सबसे ज़्यादा है, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की है 25%। ओके, वेस्ट बंगाल की 23% है, हरियाणा की है करीब 20% और यूपी की है करीब 20%। ओके, सो हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। एससी पॉपुलेशन जो है ये पूरे जो नॉर्दर्न बेल्ट है यहाँ बहुत ज़्यादा है। हिमाचल, पंजाब में तो सबसे ज़्यादा है, 31% है। ओके, विच इज द फॉलोइंग इज मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी 2015 फॉरेन टूरिस्ट में। 2018 का पेपर है, पूछ लो 2015 का, ठीक है। इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के बाद आती है मुंबई, मुंबई के बाद आता है चेन्नई, चेन्नई के बाद आगरा, देन कम जयपुर, ठीक है। ये पहले सीक्वेंस थोड़ा चेंज था, अब थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो शायद आने वाले टाइम में भी यही सीक्वेंस शायद मेनली रहेगा। तो दिल्ली इज़ दी नंबर 1 सिटी, देन कम्स मुंबई। स्टेट की बात करें तो इंडिया में सबसे पॉपुलर जो स्टेट्स हैं, ये रिसेंट टाइम में बता रहा हूँ। तमिलनाडु बहुत पॉपुलर, नंबर 1, नंबर 2 इज़ महाराष्ट्र एंड नंबर 3 इज़ यूपी। यूपी डोमेस्टिक टूरिस्ट में नंबर 1 है, लेकिन इंटरनेशनल में 3rd नंबर पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस? ओके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, पर इसका इफेक्ट होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है, जस्ट लाइक SO2। ओके, इसमें से हम देखना है कि सब्लिमेशन कौन सा पसंद है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और ठीक है, तो सॉलिड से सीधा गैस बनने को सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस से जब कुछ चीज़ सॉलिड बनती है तो उसको सब्लिमेशन नहीं बोलते, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। कि गैस से सॉलिड बन गया कोई चीज़ तो इससे इट इज डिपोजिशन, ठीक है। सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन। और यहाँ पे दे रखा है तो करना पड़ेगा 2 और 4, तो सी इज़ करेक्ट। मे बी ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम सब्लिमेशन, सो सी इज़ करेक्ट। उमियम लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, शिलोंग के पास है और ये है मेघालय में।
नॉट ट्रू आउट मैंग्रोव्स ये मार्जिन पे होते हैं, टाइडल एरोजन से प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनमें एरियल रूट्स भी होती हैं। एरियल रूट्स का मतलब क्या है कि एक सॉल्टी एनवायरनमेंट जहाँ पे थोड़ी हवा की कमी होती है, वहाँ पे जो एरियल रूट्स बन जाते हैं। रूट्स जो है हवा से बाहर पानी के ऊपर आ जाती हैं और वे हवा से सांस लेती हैं और हवा से वाटर एक्सट्रैक्ट भी कर लेती हैं, तो उनको बोलेंगे एरियल रूट्स। डाइसेक्टेड लीव्स नहीं होते। डाइसेक्टेड लीव्स होते हैं, आपने पपीते का पत्ता देखा होगा तो उसमें जैसे लाइक हमारा जो हाथ नहीं है, कई सारे मतलब उंगलियां हैं, पत्ता भी जैसे उंगली की तरह दिखने लगता है, ऐसा पत्ता, उसके लीव्स काफ़ी डाइसेक्टेड होते हैं। तो ये नहीं होता मैंग्रोव में बिल्कुल बिल्कुल जो नॉर्मल लीफ होते हैं बिल्कुल वैसे होता है। वैसे ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है एक तरह का। डाइसेक्टेड लीव्स आर फाउंड इन सबमर्ज्ड प्लांट्स। अगर आए तो उसका आंसर सबमर्ज्ड प्लांट्स है, नॉट दिस मैंग्रोव। डी इज करेक्ट। एओलियन लैंडफॉर्म नहीं है, कौन सा? स्टैलेक्टाइट्स। द मोस्ट नंबर ऑफ माइग्रेशन टेक प्लेस इन इंडिया ड्यू टू मैरिज। फूड चेन सिस्टम, व्हाट इज द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस? हाईएस्ट एनर्जी ट्रांसफर जो है फोटोसिंथेसिस पे होता है। सनलाइट की जो एनर्जी है वो प्लांट में ट्रांसफर होती है, तो वे सबसे हाईएस्ट एनर्जी ट्रांसफर है। उसके बाद तो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर उसको रिड्यूस ही कर देते हैं बाय 10 10 गुना से रिड्यूस कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोर एमपीज इन लोअर हाउस? तो सबसे ज़्यादा एमपीज किसके होंगे? ओके, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं पूछा, सीधा पूछते हैं एमपी किस में ज़्यादा होंगे। दोबारा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, इवन इफ अगर आपको इसके आते होते ना, डिस्ट्रिक्ट पे आते होंगे तब भी आप ही गलत होते हैं। गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर गुजरात में 26 है लोकसभा सीट और कर्नाटक में 28 है। सो कर्नाटक विंस, कर्नाटक इज द आंसर। तो कितना कंफ्यूजन आप सोच सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेकिन उसकी सीटें 25। उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सीट है उसकी 21। तो कभी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा सीट आर टोटली मैच्ड विद डिस्ट्रिक्ट। ओके, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। कुछ जिसकी जो मर्जी करता है उतना डिस्ट्रिक्ट बनाता है और उस डिस्ट्रिक्ट और लोकसभा सीट बिल्कुल डिफर करती है उससे। जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं लेकिन उससे उनकी लोकसभा सीट थोड़ी बढ़ेगी। ओके, ये हो गया। उसके बाद इफ अ कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ डाटा इज मल्टीप्लाइड कांस्टेंट द चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। ओके, ये क्वेश्चन मुझे पूरा तो नहीं आता पर जितना मैंने टेस्ट करके लगाया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसमें इसे आप पूछा है कि एक कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ डाटा है, कई सारे कुछ नंबर दे रखे हैं, उसे हम एक कांस्टेंट यानी एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चेंज क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में? क्या वे ज़्यादा होगा, लेस होगा, कम होगा? ठीक है। ओके, सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर मैंने ले लिए, तो 1 4 7 8, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब इसको इनका मीन ले लेता हूँ। इनका जो मीन आएगा, जो मीन होगा इनका करीब वे होगा 5। तो अब इनका 5 मीन हो गया। अब 1 माइनस 5 होता है -4। 4 में से मैं 5 माइनस करूँगा -1। 7 में से 5 माइनस करो 2, 8 माइनस करो 3। उसका अब फिर हम स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर नंबर्स हो गए, उनको ऐड कर लेंगे, 30 हो जाते हैं। 30 को डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, हो कि 4 है। अब इसका रूट कर देंगे। रूट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का है। 2.73 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब टेक एनी कांस्टेंट, सपोज करें हम, मैं 5 कांस्टेंट लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ बाई 5। तो 1 इंटू 5, 4 इंटू 5, 7 इंटू 5, ये 5 20 35 40। वही सेम हरकत में इनके करूँगा, नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ 4 से डिवाइड करेंगे, उसका रूट निकालेंगे, 13.69 आएगा। 13.69 जो है इसको डिवाइड करो आप 2.73 से, आंसर आएगा 5। तो वही नंबर आ गया जिससे हमने इसे मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड। तो एक तरह से जो जिस कॉन्स्टेंट से मैंने इनको मल्टीप्लाई करा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतना ही आता है। तो मुझे नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया, अजीब सा पूछा गया था, पर मुझे जितना लगा उतने से बता रहा हूँ मैं कि इट इज़ इक्वल टू, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन एक करोगे तो उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है, मतलब जो फ़र्क है स्टैंडर्ड डेविएशन में, भी उतना ही आएगा जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई करा है। एक और चीज़ है, एडिंग अ कांस्टेंट टू अ ईच टर्म डजंट चेंज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप हर एक टर्म पे 2 प्लस ऐड करते जाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा है 5 से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज आया है। 2 से भी स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ के
13 बढ़ गया है, तो फिर चेंज आता है स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, पर चेंज नहीं आता अगर आप ऐड करते हो। ओके, आई नो ये आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, बट मुझे लग रहा है जितना मैं इससे हुआ मैं हाँ लास्ट तक गया, मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, ये मेरा आंसर है। पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हमने नहीं देखे, आई नो पता नहीं क्या ये है, बहुत ही एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, बहुत इमोशनल है थोड़ा, तो नहीं हो सॉल्व। ए इज करेक्ट एज पर मी। द वैल्यू ऑफ पाई व्हाट डज इट इंडिकेट, तो पाई की जो वैल्यू इंडिकेट क्या करती है, पाई की जो वैल्यू इंडिकेट करती है द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर। और किसी भी सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का आप को डिवाइड कर लेना, उनका जो नंबर आएगा बाद में भी आएगा 3.14 यानी पाई आता है। गोंड जो एक रेटेड लार्ज स्ट्रीट टाइप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर है गोंड्स का, तो यही आंसर है इसका। 5 मिलियन आर इन MP, छत्तीसगढ़ में 4 मिलियन, फिर उसके बाद महाराष्ट्र उड़ीसा का नंबर आता है, ठीक है। 13 मिलियन टोटल गोंड पॉपुलेशन एज पर इंटरनेट दे रखी है। उसी तरह भील जो है, भील की पॉपुलेशन 17 मिलियन दे रखी है, तो आई थिंक भील इज़ दी नंबर 1 ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, देन कम्स गोंड। ओके, तो MP इज करेक्ट। व्हाट वैल्यू इंडिकेट्स द क्लस्टर सेटलमेंट, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के अंदर दे रखा है, जो कि 0 to 2.15 इसकी रैंक रेटिंग होती है। 0 पे है तो क्लस्टर्ड होता है, 0 के जितने पास होता है नंबर तो क्लस्टर्ड होगा। ओके, डिस्पर्स्ड होने के लिए 2.15 जितना पास होगा बढ़िया है, और अगर 1 के पास है तो हम उसको बोलेंगे रैंडम, रैंडमली ऐसी डाटा फैला हुआ है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लस्टर्ड क्या होता है, तो क्लस्टर्ड होता है लेस देन 10। Which of the following is an example of antecedent river? सतलुज इज एन एंटीसीडेंट रिवर, जो रिवर पहले से थी, माउंटेन की राइज होने के बाद भी उसको काट के आगे बढ़ रही है सतलुज रिवर, बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट एंटीसीडेंट। सतलुज इज करेक्ट। रोस्टोव हैज आइडेंटिफाई फॉलोइंग स्टेजेस विच इज नॉट इनकरेक्ट, कौन सी है इसमें से? स्टेशनरी स्टेट इज ये गिवन नहीं है, तो ए इज करेक्ट, बाकी सारे स्टेजेस हैं। Who rules the dash commands the world is a famous statement of Mackinder. Okay, पूरा जो जो लाइन बोली है ना मैकेंटर ने, यू शुड लर्न इट, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकती है। Who rules East Europe commands the heartland. Who rules the heartland commands the world island, and who rules the world island dash who rules the world island commands the world. So world island is the answer. D is correct. ओके दैट्स इट, इतने क्वेश्चन है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन लगता है वो गलत है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल चेंज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।